क्या कोई गुनाह इतना पवित्र हो सकता है कि उसे करने वाला देवता बन जाए? या फिर क्या कोई देवता इतना गुनाह कर सकता है कि वो सिर्फ एक इंसान रह जाए? इलाहाबाद की उन गलियों में एक ऐसी ही दास्तां पनपी थी, चंदर और सुधा की। एक ऐसी मोहब्बत जो समाज के मायनों में गलत थी, पर रूह के तराजू में बिल्कुल सटीक और एकदम सही। तो क्या आपने कभी किसी किताब को रोते हुए पढ़ा है? अगर नहीं तो आपने अब तक धर्मवीर भारती की इस किताब को नहीं पढ़ा है। हिंदी साहित्य की सबसे रोमांटिक बुक और सबसे रोमांटिक लेखक, जिसने लाखों दिलों को तोड़ा भी और जोड़ा भी। तो दोस्तों, आपके सामने पेश है धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता। दूसरे दिन सुबह सुधा आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी और चंदन का इंतजार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए थे और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती। सुधी, इसने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर। सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। क्या है सुधा? सहसा कमरे में से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। चंदर, बुआ आ गई। और कमरे से बुआ जी बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ हाँ, बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखती हो ने, हम पूजा की धोती पहने हैं। ये क्या है सुधा? सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर, चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहां पानी छिड़का और जमीन फूंकने लगी। सुधा, बिनती को भेज देव। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई। अरे, ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक है, कहकर वो बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे, ये क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे, बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली। वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुंचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वालों और मजदूरों ने जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो, एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने तो हमें कुछ नहीं बताया, सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली, उपदर और कैलाश मिश्रा की बात करती रही। अरे, ये बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों? और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे, क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे, भागती क्यों हो? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊंगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए, देखो हम अभी पकड़ लाते हैं, बड़ी झक्की है ये। कहकर सुधा उठी, वो फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाते हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी और आंखें थी कि मुस्काए या रोए, ये तय ही नहीं कर पा रही थी। देखो चंदर, देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती, मोट की कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा बेचारी की बुरी हालत थी। मोटी तो बहुत नहीं थी, पर हाँ, गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा से शर्म ने तो दूना बनाकर रख दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़ ली थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, ये क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम,
चंद्र ने डांट कर कहा। जंगली हूं मैं या ये? छोटी छोड़कर सुधा बोली। ये देखो, दांत काट लिया इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंद्र इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच ये तो बड़े मजे की लड़की है। बिनती है इसका नाम। क्यों रे महुआ, बिनती थी क्या वहां जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? क्यों रे महुआ, क्यों रे? महुआ बिनती थी क्या वहां जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा है? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंद्र और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंद्र और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंद्र बोला, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने। सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली, हमें रोज रुलाई आती थी और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंद्र ने चौंक कर पूछा। अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी। क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी। सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील है? तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली, हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास। तस्तरी में कुछ मिठाई थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंद्र के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे। चंद्र ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ न करे तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंद्र मुस्कुराकर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंद्र हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यह, चंद्र बोला। हाँ, बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चंद्र, अब हम खूब बात करते हैं उनसे दुनिया भर की, और वो बस हमेशा सर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ते वक्त हम गरी पास में रख कर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं चला। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंद्र ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें पलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि ई मुँह जोशी हमके ऐसी नाच न चाहिए, तो हम पैदा होते गला घोटते हरे राम आकाश सिर पर उठाए है के घंटे से नरियात नरियात गटई फट गई। ये बोलते ना ही जैसे सांप सूंघ गया हो। प्रोफेसर शुक्ला के घर में वह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से वह रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को नहीं मिलेगी, जिसकी चंद्र को जरा भी उम्मीद न थी। चंद्र चौंक कर उधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए, कुछ लज्जित से और मुस्कुराकर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने? बुआ बिनती को मार डालेगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का पंच पात्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन से पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही है। इतने में फिर उनकी आवाज आई। पैदा करते बखत बहुत अच्छा लगा रहा, पालत बखत टे बोल गए, मर गए रे हो तो अपन संतानों अपने हाथ ले जाती हो। हमारे मूड पर ये हत्या काहे डाल गए हो? ऐसी कुलक्षणी है कि पैदा होते ही बाप को खा गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंद्र से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ जी का? बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए कहा, रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियाया है कि असुआ ढरकाए रही हो? ये सब सोचला अपने ओ को दिखाओ जाके। 2 महीना और है, अब इनसे उधिया नहीं न जाओ। अब
अभद्रता अभद्रता सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अभी ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है। कब जाएगी ये सुधा? कल जाएगी पापा। अब बिनती को कभी मत भेजना इनके पास, सुधा ने गुस्सा भरे स्वर में कहा। अच्छा जाओ, हमारा खाना परसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और उसने चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिनती रो रो कर और तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। लेकिन बुआ जी दूसरे दिन गई नहीं। जब 3-4 दिन बाद चंदर गया तो देखा बाहर के सेहन में डॉक्टर शुक्ला बैठे हुए हैं और दरवाजा पकड़कर बुआ जी खड़ी बातें कर रही है। लेकिन इस वक्त बुआ जी काफी गंभीर थी और किसी विषय पर मंत्रणा कर रही थी। चंद्र के पास पहुंचने पर फौरन वे चुप हो गई और चंद्र की ओर सशंकित नेत्रों से देखने लगी। डॉक्टर शुक्ला बोले, आओ चंद्र, बैठो। चंद्र बगल की कुर्सी पर खींच कर बैठ गया तो डॉक्टर साहब बुआ जी से बोले, हाँ हाँ बात करो। अरे ये तो घर के आदमी हैं, इनके बारे में सुधा ने नहीं बताया तुम्हें? ये चंद्र है, हमारे शिष्य, बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा भैया बैठो। तू तो एक दिन और आए रही हो, बीए में पढ़त है हो सुधा के संगे? नहीं बुआ जी, मैं रिसर्च कर रहा हूँ। वाह, बहुत खुशी भाई तो को देख के। हाँ तो सुकुल। मैं अपने भाई से बोली, फिर यही ठीक हुई, बिनती का ब्याह टाल देव, और अगर ई लड़का ठीक हुई जाए तो सुधा का ब्याह अषाढ़ भर में निपटाए देव। अब अच्छा ना ही लागत, ठूंठ ऐसे बिटिया सुनी मांग लिए छर्रावा करत है एह ओहर। बुआ बोली, हाँ ये तो ठीक है सुधा। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं खुद सुधा का ब्याह अब टालना नहीं चाहता। बीए तक की शिक्षा काफ़ी है, वरना फिर हमारी जाति में तो लड़के ही नहीं मिलते। लेकिन ये जो लड़का तुम बता रही हो तो घर वाले तो कुछ ऐतराज़ तो नहीं करेंगे? और फिर लड़का तो हमें अच्छा लगा, लेकिन घर वाले पता नहीं कैसे हो। अरे तो घर वालन से का करे, का है तो को। लड़का तो अलग है, अपने आप पढ़ रहा है, और लड़की अलग रही है। न सास का डर न ननन की धौंस। हम पत्री मंगवाए दई थे, मिलवाए ले। डॉक्टर शुक्ला ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तो फिर बिनती के बारे में का कहत हो, अगन तक टाल दिया जाए? बुआ जी ने पूछा। हाँ, डॉक्टर शुक्ला ने विचार में डूबते हुए कहा। तो फिर तुम ही इन जूता पिटो बड़ नक्कू से कह दियो आए के कल से हमारी छाती पर मूंग दलत है। बुआ जी ने चंदर की ओर किसी को निर्देशित करते हुए कहा और चली गई। चंदर चुपचाप बैठा था, जाने क्या सोच रहा था। शायद कुछ भी नहीं सोच रहा था, मगर फिर भी अपनी विचार शून्यता में खोया हुआ सा था। जब डॉक्टर शुक्ला उसकी और मुड़े और कहा, चंदर, तो वह एकदम से चौंक गया और जाने किस दुनिया से लौट आया। डॉक्टर साहब ने कहा, अरे तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं तो, फीकी हंसी हंसकर चंदर ने कहा, तो मेहनत बहुत कर रहे होंगे, इतने अध्याय लिखे अपनी थीसिस के। अब मार्च खत्म हो रहा है और पूरा अप्रैल तुम्हें थीसिस टाइप करने में लगेगा, और मई में हर हाल में जमा हो जाने चाहिए। जी हाँ, बड़े थके स्वर में चंदर ने कहा। 10 अध्याय हो ही गए हैं, 3 अध्याय और होने हैं और अनुक्रमणिका बनानी है। अप्रैल के पहले सप्ताह तक खत्म हो ही जाएगा। अब सिवा थीसिस के और करना ही क्या है? एक बहुत गहरी सांस लेते हुए चंदर ने कहा और माथा थाम कर बैठ गया। कुछ तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, चाय बनवा लो। लेकिन सुधा तो है नहीं न? महाराज जी ने, डॉक्टर साहब बोले। अरे सुधा के नाम पर चंदर चौंक गया। हाँ, अभी वह सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था? देखा, उसने याद करने की कोशिश की पर कुछ याद नहीं आ रहा था। पता नहीं क्या सोच रहा था। पता नहीं था, सुधा के ब्याह की बात हो रही थी शायद। क्या बात हो रही थी? कहाँ गई है सुधा?
चंदन ने पूछा। आज शायद साबिर साहब के यहाँ गई है, उनकी लड़की उनके साथ पढ़ती है ना, वही गई है बिनती के साथ। अब इम्तिहान को कितने दिन रह गए हैं, अभी घूमना बंद नहीं हुआ उनका? नहीं, दिन भर पढ़ने के बाद उठी थी, उसके भी सिर में दर्द था, चली गई। घूम फिर लेने दो बेचारे को, अब तो जा ही रही है, डॉक्टर शुक्ला बोले हंसी के साथ जिसमें आंसू छलके पड़ते थे। कहाँ तय हो रही है सुधा की शादी? बरेली में। अब उसकी बुआ ने बताया है, जन्म पत्री दी है, मिलवा लो, फिर तुम जरा सब बातें देख लेना। तुम तो थीसिस में व्यस्त रहोगे, मैं जाकर लड़का देख आऊँगा, फिर मई के बाद जुलाई तक सुधा का ब्याह कर लेंगे। तुम्हें डॉक्टरेट मिल जाए और यूनिवर्सिटी में जगह मिल जाए, बस हम तो लड़का लड़की दोनों से फारिग। डॉक्टर शुक्ला बहुत अजब से स्वरों में बोले। चंदर चुप रहा। बिनती को देखा तुमने? थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने पूछा। हाँ, वही ना जिनको डांट रही थी ये उस दिन? हाँ वही। उसके ससुर आए हुए हैं, उनसे कहना कि अब शादी अगहन पुष के लिए टाल दे, पहले सुधा की हो जाए, वो बड़ी है और हम चाहते हैं कि बिनती को तब तक विदुषी का दूसरा खंड भी दिला दे। आओ उनसे बात कर लें अभी। डॉक्टर शुक्ला उठे, चंदर भी उठा और उसने अंदर आकर बिनती के ससुर के दिव्य दर्शन प्राप्त किए। वे एक पलंग पर बैठे थे, लेकिन वह अभागा पलंग उनके उदर के लिए ना काफी था। वे चित पड़े थे और सांस लेते तो पुराणों की उस कथा का प्रदर्शन हो जाता था कि धीरे धीरे पृथ्वी का गोला वाराह के मुंह पर कैसे ऊपर उठा होगा। सिर पर छोटे छोटे बाल और कमर में एक अंगोछे के अलावा सारा शरीर दिगंबर। सुबह शायद गंगा नहा कर आए थे, क्योंकि पेट तक में चंदन रोली लगी हुई थी। डॉक्टर शुक्ला बगल में कुर्सी पर बैठ गए। कहिए दुबे जी, कुछ जलपान किया आपने? पलंग चरमराया। उस विशाल मांस पिंड में एक बूढ़ोल आया और दुबे जी जलपाल की याद करके गदगद होकर हंसने लगे। एक थलथलाहट हुई और कमरे की दीवार गिरते गिरते बची। दुबे जी ने उठकर बैठने की कोशिश की, लेकिन असफल होकर लेटे ही लेटे कहा, हो सब आपकी कृपा है, खूब छक्के मिष्ठान पाया, अब जरा शरबत उर्बत कुछ मिले तो जो कुछ पेट में जलन है सो शांत होए। उन्होंने पेट पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, अच्छा, अरे भाई जरा शरबत बना देना। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजे की पोठ में खड़ी हुई बुआ जी से कहा। बुआ जी की आवाज सुनाई पड़ी, बाप रे, ये 2.5 मन की लहास, कम से कम मशक भर के शरबत तो ओली चले ही। चंद्र को हंसी आ गई। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुराने लगे, लेकिन दुबे जी के दिव्य मुखमंडन पर कहीं शोभ या उल्लास की रेखा तक न आई। चंद्र मन ही मन सोचने लगा, प्राचीन काल के ब्रह्मानंद सिद्ध महात्मा ऐसे ही होते होंगे। बुआ एक गिलास में शरबत ले आई। दुबे जी कांख कांख कर उठे और एक सांस में शरबत गले से नीचे उतार कर गिलास नीचे रख दिया। दुबे जी, एक प्रार्थना है आपसे, डॉक्टर शुक्ला ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र स्वर में कहा। नहीं नहीं, बात काट कर दुबे जी बोले, बस अब हम कुछ न खावे, आप बहुत सत्कार किए, हम एक ही से छक गए। आपके देख के तो हमें बड़ी प्रसन्नता भई, आप सचमुच दिव्य पुरुष हो, और फिर आप तो लड़की के मामा हो। यह शादी में सो है सो मामा का पक्ष देखा जाता है। ये तो भगवान ऐसा जोड़ा बना ही ले कि भरत पक्ष और कन्या पक्ष दो इनके मामा बड़े ज्ञानी हैं। आप है तोन कॉलेज में प्रोफेसर और हमार सार लड़का केर मामा जॉन है, तोन डाकघर में मुंशी है। आपकी कृपा से, दुबे जी ने गर्व से कहा। चंदर मुस्कुराने लगे। अरे सो तो आपकी नम्रता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि गर्मियों में अगर ब्याह न रखकर जाड़े में रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। तब तक आपके सत्कार की हम कुछ तैयारी भी कर लेंगे। शुक्ला बोले। दुबे जी इसके लिए तैयार नहीं थे। वे बड़े अचरज में भरकर उनकी ओर देखने लगे, लेकिन बहुत कुछ कहने सुनने के बाद अंत में वह इस शर्त पर राजी हुए कि अगहन तक हर तीज त्योहार पर लड़के के लिए कुर्ता धोती का कपड़ा 11-12 रुपये नजराना जाएगा, और अगहन में अगर ब्याह हो रहा है तो सास ननंद और जिठानी की गर्म साड़ी जाएगी। और जब जब दुबे जी गंगा नहाने प्रयागराज आएंगे तो उनका रोचना एक थाल, एक कपड़े और एक स्वर्ण मंदिर जो से होगा। जब डॉक्टर शुक्ला ने यह स्वीकार कर लिया तो दुबे जी ने उठकर अपना झालम झोला
कुर्ता गले में लटकाया और अपनी गठरी हाथ में उठाकर बोले, अच्छा तो अब आज्ञा देव, हम चलिए अब, और ई रुपया लड़की को दे दियो, ये बात पक्की है। और अपनी पैंट से उन्होंने एक मुड़ाया तेल लगा हुआ 5 रुपए का नोट निकाला और डॉक्टर साहब को दे दिया। चंदर, एक तांगा कर दो दुबे जी को। अच्छा आओ हम भी चले। जब ये लोग लौटे तो बुआ जी एक थैली से कुछ धर निकाल रही थी। डॉक्टर शुक्ला ने नोट बुआ जी को देते हुए कहा, लो ये दे गए तुम्हारे समधी जी लड़की को। 5 का नोट देखा तो बुआ जी सुलग उठे, न गहना न गुड़िया, ब्याह पक्का कर गई है कागज के टुकड़े से। अपना आप तो सोना और रुपया और कपड़ा सब लीले को तैयार, और देत के दाई पेट गिराता है जूता पिटो का। अरे राम चाहे तो जमदूत ई लाश की बोटी बोटी करके राम जी के कुत्तन को खिलाई। चंदर हंसी के मारे पागल हो गया। बुआ जी ने थैली का मुंह बांधा और बोली, अभी तक बिनती का पता नहीं, और वो तुर्कन मलेच्छन के हिया कुछ खा पी लेस तो फिर हमरे हिया गुजारा ना ही होगा। बड़ी आज़ादी हुई गई है सुधा की सह पाए के। आवे देव, आज हम भद्र उरात उतारे थे। डॉक्टर शुक्ला ने अपने कमरे में चले गए। चंद्र को प्यास लगी थी, उसने बुआ जी से एक पानी गिलास मांगा। बुआ ने एक गिलास में पानी दिया और बोली, बैठ के पियो बेटा, बैठ के। कुछ खाए का दिए? नहीं बुआ जी। बुआ बैठकर हंसिया से कटहल छीलने लगी और चंदर पानी पीता हुआ सोचने लगा, बुआ जी सभी से इतनी मीठी बात करती है तो आखिर बिनती से इतनी कटु क्यों हो। इतने में अंदर चप्पलों की आहट सुनाई पड़ी। चंदर ने देखा सुधा और बिनती आ गई। सुधा अपनी चप्पल उतार कर अपने कमरे में चली गई और बिनती आंगन में आई। बुआ जी के पास आकर बोली, लाओ हम तरकारी काट दें। चल हट ओहर, पहले नहा जाए के। कुछ खाए तो नहीं रही हो? इतनी देर कहाँ घूमती मर रही हो? हम खूब अच्छी तरह जाने थू, हमारा नाक कटाइन के रहबो, पतरु इनके ढंग सीखे हैं। बिनती चुप। एक तीखी वेदना का भाव उसके मुंह पर आया। उसने आंखें झुका ली, रोई नहीं और चुपचाप सिर झुकाए सुधा के कमरे में चले गए। चंदर क्षण भर खड़ा रहा, फिर सुधा के पास गया। सुधा के कमरे में अकेले बिनती खाट पर पड़ी थी, औंधे मुंह तकिया में मुंह छिपाए। चंद्र को जाने कैसा लगा। उसके मन में बेहद तरस आ रहा था कि इस बेचारी लड़की के लिए जिसके पिता है ही नहीं और जिसे प्रताड़ना के सिवा कुछ नहीं मिला, चंद्र को बहुत ही ममता लग रही थी। और इस अभागिन के लिए वह सोचने लगा, कितना अंतर है दोनों बहनों में। एक बचपन से ही कितने असीम दुलार, वैभव और स्नेह में पली है, और दूसरी प्रताड़ना और कितने अपमान में पली, और वह भी अपनी ही सगी माँ से जो दुनिया भर के प्रति स्नेहमयी है, अपनी लड़की को छोड़कर। वो कुर्सी पर बैठकर चुपचाप यही सोचने लगा, लब आगे भी इस बेचारी का क्या सुख मिलेगा। ससुराल कैसी है ये तो ससुर को देखकर ही मालूम पड़ता है। इतने में सुधा कपड़े बदलकर हाथ में किताब लिए उसे पढ़ती हुई उसी में डूबी हुई आई और खाट पर बैठ गई। अरे बिनती, कैसे पड़ी हो? अच्छा तुम हो चंदर, बिनती उठो। उसने बिनती की पीठ पर हाथ रखकर कहा। बिनती जो अभी तक निश्चेष्ट पड़ी थी, सुधा के ममता भरे स्पर्श पर फूट फूट कर रो पड़ी। तो सुधा ने चंदर से कहा, क्या हुआ बिनती रानी को? और बिनती भी जोरों से सिसकियां भरने लगी। तो सुधा ने चंदर से कहा, कुछ तुमने कहा क्या? तुमने ही कुछ कहा होगा। 14 दिन बाद आए और आते ही लगे रुलाने उसे। कुछ कहा होगा तुमने, समझ गए। सुख घूमने के लिए उसे भी डांटा होगा। हम साफ साफ बताए देते हैं चंदर, अब हम तुम्हारे डांट सह लेते हैं। इसके मतलब ये नहीं कि अब तुम इस बेचारे को भी रूप झाड़ने लगे। इससे कभी कुछ कहा तो अच्छी बात नहीं होगी। तुम्हारे दिमाग का तो कोई पुर्जा ढीला हो गया है क्या? मैं क्यों कहूंगा बिनती को कुछ? बस फिर यही बात तुम्हारी बुरी लगती है। सुधा बिगड़ कर बोली, क्यों नहीं कहोगे बिनती को कुछ? जब हमें कहते हो तो उसे क्यों नहीं कहोगे? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या वह तुम्हारी अपनी नहीं है? चंदर हंस पड़ा। सो क्यों नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ न ऐसे निभा न वैसे निभा, ये सब कुछ हम नहीं जानते। क्यों रो रही है ये? सुधा धमकी के स्वर में। बुआ जी ने कुछ कहा था। चंद्र बोला, अरे तो उसके लिए क्या रोना? इतना समझाया तुझे कि उनकी तो आदत है, हंसकर टाल दिया कर। चल उठ, हंसती है कि गुदगुदाऊं?
सुधा ने गुदगुदाते हुए कहा। बिंती ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया और फिर सिसकियां बढ़ने लगी। नहीं मानेगी तू, सुधा बोली। अभी ठीक करती हूँ तुझे मैं। चंदर, पकड़ो तो इसका हाथ। चंदर चुप रहा। नहीं उठे, उठो, तुम इसका हाथ पकड़ लो तो हम अभी इसे हंसाते हैं। सुधा ने चंदर का हाथ पकड़कर बिंती की ओर बढ़ते हुए कहा। चंदर ने अपना हाथ खींच लिया और बोला, वह तो रो रही है और तुम बजाय समझाने के उसे परेशान कर रही हो। अरे जानते हो वो क्यों रो रही है? अभी इसके ससुर आए थे, वो बहुत मोटे थे, तो ये सोच रही है कि कहीं वो भी मोटे हो। सुधा ने फिर उसकी गर्दन गुदगुदा कर कहा। बिंती हंस पड़ी। सुधा उछल पड़ी। लो, ये तो हंस पड़ी, अब रोगी? अब फिर सुधा ने गुदगुदाना शुरू किया। बिंती पहले तो हंसी से लौट गई, फिर पल्ला संभालते हुए बोली, छी दीदी, वो बैठे हैं कि नहीं? और उठकर बाहर जाने लगी। कहाँ चली? सुधा ने कहा। जा रही हूं नहाने। बिंती ने सिर पल्लू से सिर ढकते हुए चल दी। क्यों? मैंने तेरा बदन छू लिया इसलिए? सुधा हंसकर बोले, ए चंदर, वो केसु का छोटा भाई है ना हसरत, मैंने उसे छू लिया तो फौरन उसने जाकर अपना मुंह साबुन से धोया और अम्मी जान से बोला, मेरा मुंह झूठा हो गया। और आज हमने गेसू के अख्तर मियाँ को देखा, बड़े मजे के हैं। मैं तो गेसू से बात करती रही, लेकिन बिंती और फूल ने बहुत छेड़ा उन्हें। बेचारे घबरा गए। फूल बहुत चुलबुली है और बड़ी नाजुक है, बड़ी बोलने वाली है, और बिंती की फूल का खूब जोड़ मिला। दोनों खूब गाती है। बिंती गाती भी है? चंदन ने पूछा। हमने तो रोते ही देखा। अरे बहुत अच्छा गाती है, इसने एक गांव का गाना बहुत अच्छा गाया था। अरे देखो, वह सब बताने में हम तुम पर गुस्सा होना तो भूल ही गए। कहाँ रहे 4 रोज? बोलो, बताओ जल्दी से। व्यस्त थे सुधा, अब थीसिस 3 हिस्सा लिख गई। इधर हम लगातार 5 घंटे से बैठकर लिखते थे। चंद्र बोला। 5 घंटे? सुधा बोली। दूध आजकल पीते हो कि नहीं? हाँ हाँ, 3 गायें खरीद लिए। चंद्र बोला। नहीं, मजाक नहीं, कुछ खाते पीते रहना, कहीं तबीयत खराब हुई तो। अब हमारा इम्तिहान है, बड़े बड़े मक्खी मारोगे और हम देखने भी नहीं आ सकेंगे। अब कितना कोर्स बाकी है तुम्हारा? कोर्स तो खत्म था हमारा, कुछ कठिनाइयाँ थी, सो पिछले 2-3 हफ्ते में मास्टर साहब ने बता दी थी। अब दोहराना है, लेकिन बिंती का इम्तिहान मई में है, उसे भी तो पढ़ना है। अच्छा, अब चले हम। अरे बैठो, फिर जाने के दिन बाद आओगे। आज बुआ तो चली जाएगी, फिर कल से यहीं पढ़ो ना। तुमने बिंती के ससुर को देखा था? हाँ देखा था। चंदन ने उनकी रूपरेखा याद करके हंस पड़ा। बाप रे, पूरे टैंक थे वो। बिंती की ननंद से तुम्हारा ब्याह करवा दे? करोगे? सुधा बोली। लड़की इतनी ही मोटी है, उसे कभी डांट लेना तो देखे तुम्हारी हिम्मत। ब्याह? एकदम से चंद्र को याद आ गया। अभी बुआ ने बात की थी सुधा के ब्याह की, तब उसे कैसा लगा था? कैसा लगा था? उसका दिमाग घूम गया था। लगा जैसे एक असहनीय दर्द था, या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदर? अरे चुप क्यों हो गए? डर गए मोटी लड़की के नाम से? सुधा ने चंद्र को कंधा झाड़कर झक छोड़ते हुए कहा। चंद्र एक फीकी हंसी हंसकर रह गया और चुपचाप सुधा की ओर देखने लगा। सुधा चंद्र की निगाह से सहम गई। चंद्र की निगाह में जाने क्या था, एक अजब सा पथराया सुनापन, एक जाने किसी दर्द की अमंगल छाया, एक जाने किसी पीड़ा की मुक आवाज, एक जाने कैसे पिघलती हुई उदासी, और वह भी गहरी, जाने कितनी गहरी। और चंद्र था कि एक टक देखा जा रहा था, एक टक अपलक। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंद्र तो नहीं, ये अपने चंद्र की निगाह तो नहीं है। चंद्र तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंद्र की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंद्र में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसे डर लगने लगा, जैसे वह कांप उठी। नहीं, ये कोई दूसरा चंद्र है जो इसे इस तरह देख रहा है। ये कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को। चंद्र, चंद्र, तुम्हें क्या हो गया है? सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी और उसका मुंह पीला पड़ गया, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंद्र! और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंद्र चौंक गया।
अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अब भी मुलायम नहीं थी। वो पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं जाओ मत, तुम यहीं बैठो। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों में दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं, चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वो आवाज चंदर की ही नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? विनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से, सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बता रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी क्या हो गया था, सुधा ने घबराई हुई गोरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूं, मैं तो यूं ही परेशान करने के लिए चुप था, उसने हंसकर कहा। हाँ चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द तो है जरूर से, सुधा बोली। बिनती पानी लेकर आ गई। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंद्र बोला। बिनती जरा पेन बाम लेके आना, सुधा ने गिलास जबरदस्ती इसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट देंगे यहीं, मोट की कहीं की, खा खा कर मुटानी है, जरा सा काम नहीं होता। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदन ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा दे। बिनती पेन बाम देकर चली गई थी तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बता रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहे थे। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही है बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती है। वह तो चाहती है कि किसी तरह से बोझ ढले सिर से, लेकिन चंदर, ये बिनती बड़ी खुश है। अब तो चाहती है कि किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से कहा, और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी सुबह, बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को, हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगन में ब्याह होगा, तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगन में? सुधी तुम जानती हो अगन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा, चंदर हंसकर बोला। वह पूर्णतः शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चूहल के और कुछ न था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कुतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा, फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ, पापा करने ही नहीं देंगे, हमारे बिना पापा का काम ही नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? ब्याह मेरा? सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, 3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो ही जाएगा, चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए कहा। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा, ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाए तो क्या हो गया? अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा, इस कॉमरेड को एक चिट्ठी तो लिख दे। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कॉमरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए क्या? जी नहीं, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया था ना और सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे। हाँ बताया तो था। उसे ज़रूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें मालूम है? चंदर जब पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है और कभी अगर हो सके तो इलाहाबाद जरूर आए। लिख दिया। हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम भी सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। यह मत करना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो
अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर दे रहे। धत, हम कोई बेवकूफ़ है क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं, सो तो तुम बुद्धि सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंद्र बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियां न हो तो काम ही न चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म हैं और सिनेमा देखने जाना है जरा, चंद्र ने बहुत दुलार से कहा। हाँ हाँ जरूर देंगे तुम्हें, मतलब ही कहीं के, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की तो बुराई कर रहे थे। तो तुम और लड़कियों में से थोड़े ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महान। सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट में से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं पम्मी के यहाँ जाए, तब सेकंड शो जाए। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए, तभी तुमने चाचा जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। ओह, तो क्या हुआ जी, सब यूं ही चलता है, चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यही खाए और कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। तो फिर मंगाओ, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए कहा। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा, सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूड़ी लाती रही। तो दोस्तों, ये था किताब गुनाहों का देवता का एक और भाग। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, तब तक कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।